डी फार्मा क्या है? इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से। अगर हम बात करें बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दोनों के कोर्सेज के फीस अलग अलग होते हैं। उसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगा, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, डिपेंड ये करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू डी फार्म के चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली शुभारंभ हो चुका है हमारे डी फार्म के बच्चों के लिए, जो बच्चों की डिमांड थी कि फाइनली पीडब्ल्यू कब डी फार्मा के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ नया लाने वाला है भाई। तो आप सबकी डिमांड पे और आप सबके प्यार, विश्वास और हम सब पे भरोसा रखने की वजह से फाइनली आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं कि अपना थर्ड चैनल, जो कि पीडब्ल्यू डी फार्म का चैनल, ओपन कर पा रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि डी फार्मा क्या है। इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट ओवरव्यू देने वाली हूं आप सभी को। तो यस, ऑल अबाउट डी फार्म के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स के ओवरव्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सैलरी एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, क्योंकि बच्चों का सबसे पहले दिमाग में यही जाता है कि अगर हम कोई कोर्स ले रहे हैं, कोई कोर्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो सैलरी एस्पेक्ट बताइए मैम, कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या कुछ है, फीस कितनी होती है मैम। तो ये कुछ डिटेल्स आप सभी को मैं बताने वाली हूं अपने पीडब्ल्यू डी फार्म के चैनल से। तो तहे दिल से आप सभी का नमस्कार। और फाइनली शुभारंभ करने वाले हैं हम अपने चैनल का बहुत ही प्यारे प्यारे, जो कह सकते हो इंस्पिरेशनल वर्ड्स के साथ में मैं शुभारंभ करूंगी। तो बच्चों, आप सभी के लिए एक छोटी सी उड़ान से रिलेटेड मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहूंगी। कोशिशों की एक उड़ान काफी है। यस बच्चों, कोशिशों की एक उड़ान काफी है, सपनों को हकीकत बनाने की पहचान काफी है, मंजिल खुद कदम चूम लेगी आपके, बस हौसलों में हर रोज एक नई उड़ान भरने का काफी है। तो यस बच्चों, आप सभी के लिए फाइनली मैं लेके आई हूं यहाँ पे रिलेटेड टू टाइम, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फी, सैलरी एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि डी फार्म का कोर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम बच्चों को अपनी जानकारी देंगे। तो बेटा, ये अपना डिप्लोमा का कोर्स है, ठीक है, डिप्लोमा का कोर्स है, फाउंडेशन एक तरीके से आप बोल सकते हो। जो भी बच्चे जिनका सपना है कि मैम हेल्थ केयर सेक्टर में हम कुछ कर सके, हम कभी हमारा सपना था कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा कुछ योगदान हो सके, तो हमारे डी फार्म के जो बच्चे हैं बेटा, आप डायरेक्टली कोरिलेट कर जाते हो। डी फार्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर से आपका लिंक्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे डी फार्म के कोर्स में देखोगे तो दिस वन इज फाउंडेशनल कोर्स, राइट। डी फार्म, जिसको कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं बच्चा। और नेक्स्ट थिंग, करियर ओरिएंटेशन रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिस वन इज डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसमें इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री के एस्पेक्ट पे। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एस्पेक्ट पे, इसके अलावा जो हेल्थ केयर में हॉस्पिटल सेटअप से बेटा, इन सब की जानकारी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलती है। नाउ, तो डी फार्मा जो है बेटा, ये आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम रहता है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दो तरीके से, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको एग्जामिनेशंस नहीं देखने को मिलेंगे, ईयरली एनुअली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें आप पढ़ते हो बेटा डोजेज रेगुलेशंस, फिर इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल्स एंड पेशेंट काउंसलिंग, लेजिस्लेशन को हम बोल सकते हैं कि लॉ, एथिक्स, रूल्स हमारे फार्मा से रिलेटेड आप यहाँ पे कवर करते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो भी बच्चा डी फार्म कर रहा है उसके बेनिफिट्स। नंबर 1 की बात करें तो लीगल क्वालिफिकेशंस हो गए, और इसके साथ साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलता है। तो जब आप 2 साल कंप्लीट करते हो बेटा, उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग ड्यूरेशन दिया जाता है 500 आवर्स का, देन आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर फॉर लाइसेंस के लिए। तो यस, फर्स्ट बेनिफिट इज लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो चुके हो आप। सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बेनिफिट क्या है, ओपन योर ओन रिटेल मेडिकल स्टोर। तो आप अपना होलसेल, रिटेल इनका शॉप भी ओपन कर सकते हो। एक ये भी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बेटा। पहले तो मैंने आपको रजिस्टर्ड बताया कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हो फार्मासिस्ट, उसके अलावा आप एंटरप्रेन्योर में भी जा सकते हो, और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट
हॉस्पिटल सेटअप्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ और लास्ट तक बने रहना बेटा, ताकि एक एक डिटेल्स आपको पता चल सके। ओके तो टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये आपका 2 इयर्स का कोर्स रहने वाला है बेटा। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एनुअल एकेडमिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब कि हम ईयरली बात करने वाले हैं। यहाँ पे साल में आपका पेपर होगा, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, 2 एकेडमिक सेशंस होते हैं बच्चा। मैंडेटरी इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो हाँ, 2 साल के बाद आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, जैसे कि लैब जो आपने पढ़ाई करी, थियोरेटिकल पढ़ा, इसके अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ में परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैम हम थ्योरी पढ़ेंगे, नो, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। डिजाइन इसी तरीके से किया गया आपका सिलेबस। देन उसके बाद आपको 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ता है। तो मान के चल लीजिए 500 आवर्स आपको टाइम देना पड़ता है फॉर इंटर्नशिप के लिए। तो ये इंटर्नशिप आप अपने हॉस्पिटल सेटअप्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर इंटर्नशिप आप हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर में इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी सेटअप्स में आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जो भी बच्चा 10+2 मतलब 12th पास कर चुका है, वो आपका PCM या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, नो मैटर्स, दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा कोर्स के लिए। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन आने वाला है, मैम मैंने आपका क्या पास किया है, कॉमर्स, आर्ट, मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, आर्ट बैकग्राउंड से, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं बच्चों, आप नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे साइंस वाले जो बच्चे हैं, मैथ्स और बायोलॉजी वाले, यही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज अगर हम देखें तो 45% टू 50, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की पहले बात करती है एंड देन उसके बाद हम एज की बात करेंगे। तो एग्रीगेट मार्क्स जो है बेटा 45% से लेके 50% आपका होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड के अंदर, राइट। इसके अलावा वो वेरी भी करता है, कई बार आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज आपको अपने अकॉर्डिंग भी क्राइटेरियाज पे लेती हैं, राइट। मैक्सिमम और मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे मिनिमम एज की हम फिलहाल बात करेंगे कि मिनिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज आपका 17 इयर्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। मैक्सिमम की अभी यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज अगर हम देखें तो दैट वन इज 17 इयर्स, करेक्ट। अब आ जाओ एडमिशन प्रोसेसेस पे। तो एडमिशन प्रोसेस में मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, मेरिट बेस्ड भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, विदाउट नीट भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो डी फार्मा के अंदर, करेक्ट। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो काफी सारे स्टेट अपने खुद के एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेट रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के नाम बता देती हूँ, जैसे कि आपका JEE-CUP उत्तर प्रदेश के लिए होता है बच्चा। सेम इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो MHT-CET होता है महाराष्ट्र का। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका CET होता है, और इसी तरीके से अदर स्टेट्स के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चा कि कोर्स का फीस कितना रहने वाला है, कोर्स का फीस क्या रहेगा। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दोनों के कोर्सेज के फीस अलग अलग होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आपकी फीस 5,000 से लेके 30,000 पर ईयर रहेगी। अप्रॉक्स बता रही हूं आप सभी को, अप्रॉक्स फीस की अगर हम बात करें तो 5,000 से लेके 30,000 के बीच में रहेगा ईयरली। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अप्रॉक्स 40,000 से लेके आपका 1,50,000 पर ईयर रह सकता है। अगेन ये क्राइटेरिया जो है अप्रॉक्स है, कि डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो, वहां की फीस कितनी है। तो एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं आप तो प्राइवेट के लिए फीस इतनी है, गवर्नमेंट के लिए फीस इतने के अप्रॉक्स जाती है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका
डिप्लोमा डिग्री है बच्चा, ये पीसीआई रेगुलेट कर रही है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया एक सिलेबस रखा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे फार्मा सेगमेंट के लिए। तो फार्मा में बेटा आप सभी को ऑल ओवर इंडिया एक ही सिलेबस देखने को मिल रहा है। डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट रहता है बेटा, इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम टैबलेट कैप्सूल्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, इन सब के बारे में आप, इंजेक्शंस हैं, ये सारी चीजें आप जानोगे, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारी चीजों को आप पढ़ते हो यहाँ पे। इसके अलावा आप इसके प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपका थ्योरी, प्लस इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने को मिलता है। ओके, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो बेटा जो 12th में आप केमिस्ट्री जैसे पढ़ रहे होते हो, तो यहाँ पे भी आपको सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाए कि ड्रग से रिलेटेड हम यहाँ थोड़ा अलाइन करते हैं सारी चीजों को, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। देन आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी। तो बेटा यहाँ पे हम फार्माकोग्नोसी में हर्बल ड्रग रिलेटेड मतलब नेचुरल, जो हमारे गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, इतनी सारी जो आपके आसपास इतनी सारी जो हरियाली दिखाई दे रही है, वो कुछ न कुछ बेनिफिट तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए दे के जा ही रहे हैं। तो वो सारी बेनिफिट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उनके इफेक्ट्स, उनके क्या यूजेस है बच्चों। तो ये सारी चीजें हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं, मतलब कि नेचुरल ड्रग रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। अब आ जाओ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको कि हम शॉर्ट में HAP बोलते हैं बेटा। इसमें हम रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जब हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है, तभी तो हम उसके ऊपर जो है ड्रग का यूज, उसका मैकेनिज्म, ये सब चीजें समझ पाएंगे कि ड्रग आखिर कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचेगा, किस तरीके की ड्रग बनाई जाए जो कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिलेटेड टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं। सोशल फार्मेसी के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे बेटा, राइट। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हो गए, टोटल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो बच्चा, तो सेकेंड ईयर में आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो हमने पहले फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, HAP पढ़ा, हमने बेस स्ट्रॉन्ग किया। सेकेंड ईयर में अब मेडिसिन काम कैसे करेगी, उसका मैकेनिज्म, उसका साइड इफेक्ट कैसा आएगा, मतलब कि उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आने वाला है, कोई हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कौन सा नुकसान पहुंचाएगा, अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हम कैसे, कौन सी दवाई दें ताकि वो नुकसान को हम कम कर सके। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कहाँ पे बेटा, फार्माकोलॉजी के अंदर में। फिर हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी की जब आप बात करते हो बेटा, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी कंप्लीट हुआ। इसके अलावा डिजीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डिजीज जो फैल रहा है उसके प्रिवेंशन के लिए क्या तौर तरीके अपनाने हैं, ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर जो आपका एज ए एंटरप्रेन्योर आप जाना चाह रहे हो कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, उनके क्लिनिकल पैथोलॉजी, किस तरीके से ड्रग आपका कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को बेटा आप किस में पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायो है बायोलॉजिकल प्लस केमिस्ट्री एस्पेक्ट, दोनों चीज़ें हम एक साथ पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो बेटा यहाँ पे लॉ एंड एथिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स आप कर रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रग कंट्रोल लॉज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो बेटा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी इसे बोलते हैं, या फिर फार्मेसी लॉ और एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम। फिर 5th आपका जो सब्जेक्ट आ जाता है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में आप हॉस्पिटल रिलेटेड ऑपरेशनल्स के बारे में, कैसे ऑपरेट करनी है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो है किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। मेडिसिन की सेफ्टी के बारे में, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरी डिटेल्स हम कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर में। नेक्स्ट आ जाओ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक मतलब कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और उसके बाद कोई भी ड्रग है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया है तो उसको कैसे
ठीक किया जाए, ड्रग की मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, उसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगा, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, आगे आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो क्या ये ड्रग आगे फर्दर चल पाएगी, टिक पाएगी, ये सारी चीजें जो है मार्केट सिनेरियो ईच एंड एवरी डिटेल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहने का मतलब है ड्रग से रिलेटेड उसके यूज, उसके ओवरऑल डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं सारी चीज को। तो ये तो हो गए आपके सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में हम कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? 6 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़े हमने? 5 सब्जेक्ट। तो ये आपका क्या बताया मैंने? एनुअल है बेटा, एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, करियर एस्पेक्ट पे बात करते हैं। किस पे बेटा? करियर एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, करेक्ट। करियर एस्पेक्ट, तो करियर एस्पेक्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्म, ठीक है, जैसे ही आप डी फार्म कंप्लीट करते हो आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया स्टेट काउंसिल से, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा बच्चे? आप डायरेक्टली करियर की तरफ आगे बढ़ोगे। हॉस्पिटल सेटअप्स में जाना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल सेटअप्स में जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेगमेंट दोनों में आप यहां पे कवर करते हो, ठीक है बेटा। डन, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो गवर्नमेंट सेगमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट सेगमेंट में आपके लिख देती हूं मैं यहां पे गवर्नमेंट, कहां पे आप जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो कहां पे आप जा सकते हो बच्चा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसमें? फार्मासिस्ट की जॉब पे जा सकते हो, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट भी आपके स्टेट फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है, हर स्टेट की आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। लेकिन मैंडेटरी एक चीज है बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइसेंस है तब आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा चीज क्या है भाई? आप डिफेंस में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो। तो डिफेंस में इंडियन आर्मी में जाइए, इंडियन नेवी में जाइए, आर्मी में, इंडियन नेवी में, और डिफेंस इसके अलावा अगर हम देखें तो एयर फोर्स में आप जा सकते हो, ठीक है। एयर फोर्स में, इंडियन एयर फोर्स में, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हो। इसके अलावा एनएचएम आता है फार्मासिस्ट का, DSSB का आपका पोस्ट आता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला सिलेक्शन बोर्ड का आता है, UPSSC का एग्जामिनेशंस अभी अभी जो कि कंडक्ट हुआ है, जो कि आपको पता है कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए निकल के आया था। इसके अलावा RRB एग्जामिनेशन है बेटा, ये सब बड़ी बड़ी एग्जामिनेशंस के बारे में मैंने आपको बता रही हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें, RRB, UPSSC, DSSB, NHM, डिफेंस में जा सकते हो, फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो। तो ये काफी सारे आप देख सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। किस सेगमेंट में? गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बेटा? तो आप आयुष फार्मासिस्ट पे जा सकते हो, आयुष फार्मासिस्ट। इसके अलावा आप और कौन कौन से गवर्नमेंट सेगमेंट में जा सकते हो? तो आप PSUs में जा सकते हो, SSC में जा सकते हो बेटा। तो SSC वगैरह जो एग्जामिनेशंस होती हैं इसमें नॉन फार्मा सेगमेंट आता है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो आप इसमें जा सकते हो, है ना। तो ये काफी सारी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप सभी के लिए, और आप लोग ये सारी अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूं कि कुछ बच्चे ESIC भी कहेंगे कि मैम RRB है तो ESIC, हाँ तो आजकल ESIC अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आ रहा है, तो ESIC में भी आप जा सकते हो, ठीक है। RRB, ESIC। सेम इसी तरीके से प्राइवेट जॉब की मैं बात कर लेती हूँ कि प्राइवेट सेगमेंट में कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स में अगर आप देखोगे बेटा तो फर्स्ट है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है, फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसके अलावा नर्सिंग होम्स में भी आप काम कर सकते हो, नर्सिंग होम्स में भी आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। थर्ड अगर हम और बात करते हैं बेटा तो और कहाँ जा सकते हो? तो आप प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, QA, क्वालिटी एश्योरेंस, QC, इसमें भी आप जा सकते हो बेटा, QC में जा सकते हो। तो फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो, मेडिकल कोडिंग, लेकिन इसके लिए आपको साथ के साथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी
सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपके साथ आप कर सकते हो। इसके अलावा हेल्थ केयर जो बीपीओज होते हैं, हेल्थ केयर वाले, आप बीपीओज में भी अप्लाई कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज जो हेल्थ केयर वाली होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज जो हेल्थ केयर वाली है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे आपके फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आप जा सकते हो। रिटेल में जा सकते हो, रिटेल फार्मासिस्ट जा सकते हो, ठीक है, रिटेल फार्मासिस्ट जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये तो हो गया बच्चे आप सभी के लिए रिलेटेड टू द प्राइवेट सेगमेंट, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शंस है बेटा। जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन, ये काफी बच्चे इसको नहीं जान पाते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, ठीक है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा इन जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इनमें जा सकते हो बेटा, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो करते हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एमआर की पोस्ट पे जा सकते हो, ऑनलाइन फार्मेसी एग्जीक्यूटिव जा सकते हो, है ना, एमआर के पोस्ट पे जा सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स में जा सकते हो आप, ई कॉमर्स में जो फार्मासिस्ट के लिए आते हैं, इनमें जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे आपके वैकेंसीज जो है बेटा प्राइवेट के लिए भी है। इस तरीके से आप प्राइवेट सेगमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर सेगमेंट्स जो कि मैंने आप सभी को बताया। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा, तो इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट और हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी फ्रेशर बच्चा है, देखो बच्चे डिपेंड ये करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो, किस फर्म में काम कर रहे हो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से आपका ग्रोथ आगे आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको सैलरी उतनी ना मिले, लेकिन ये फील्ड ऐसा है कि जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता चला जाता है, आप निखरते चले जाते हो, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और आपका पैकेज भी बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेशर्स, सैलरी, ग्रोथ, इन सब के बारे में अगर हम देखें बेटा, तो फ्रेशर्स में अगर आप देखोगे एंट्री लेवल स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो 1.5 से लेके 3.5 लाख पर एनम जो है आपको मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग हो गया 15,000 से लेके 25,000 पर मंथ के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हेल्थ केयर और गवर्नमेंट रोल्स में, मतलब हॉस्पिटल सेटअप्स में जाते हो आप अगर, तो हॉस्पिटल सेटअप्स में गवर्नमेंट रोल्स अगर आप जा रहे हो तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेरोल देखने को मिल रहा है। तो कुछ यहाँ पे सैलरी एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि हॉस्पिटल और रिटेल फार्मासिस्ट पे अगर आप जाते हैं बेटा डिप्लोमा डिग्री करके, तो आपको 2 से लेके 3.5 लाख तक का पैकेज अप्रॉक्स मिलता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के केस में अगर आप देखोगे तो एमआर के पोस्ट पे अगर हम जाते हैं तो 3 से लेके 5 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है, जिसमें इंसेंटिव्स भी जुड़ते हैं, आपको इंसेंटिव्स जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे, ईएसआईसी, आर्मी, सेपॉई, आर्मी का भी है, सेपॉई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईएसआईसी है। काफी सारी वैकेंसीज मैंने आपको बताई। यूपी SSS स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 3 से लेके 4.5 लाख तक अप्रॉक्स सैलरी होती है बेटा। लेवल 4 हो गया। 7 CPC की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन या क्वालिटी असिस्टेंट के जॉब पे अगर आप जाते हो बेटा, प्रोडक्शन असिस्टेंट के जॉब पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 2.5 से लेके 4 लाख तक की पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है। तो दीज वन आर द एवरेज सैलरी पैकेजेस जो कि आफ्टर डिप्लोमा आपको मार्केट सिनेरियो यही बताता है बेटा। ओके, नाउ अगर कोई बच्चा डी फार्म कर रहा है तो वो चाहेगा कि हम एंटरप्रेन्योर भी बने, है ना। बहुत सारे बच्चे एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे जाना चाहते हैं। तो बेटा जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ड्रग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल गया उसके बाद आप अपनी रिटेल मेडिकल शॉप खोल सकते हो, होलसेल की मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम और साइज ऑफ द बिजनेस पे कि आपका ग्रोथ उसी अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ आपका टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस के वॉल्यूम, उसकी लोकेशन, ठीक है। अब आ जाओ हायर एजुकेशन ऑप्शंस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डिप्लोमा के बाद बी फार्म करने के लिए चले जाते हैं, बैचलर डिग्री करने चले जाते हैं। तो बैचलर डिग्री अगर आप करना चाहते हो देन उसके बाद मास्टर्स करते हैं, देन PhD करते हैं। वो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि आगे उनको और पढ़ना है कि नहीं। तो हायर एजुकेशन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। बी फार्म अगर आप करना चाहते हो आफ्टर डी फार्म तो लेटरल एंट्री होती है। लेटरल एंट्री का मतलब बताती हूँ, फर्स्ट ईयर आपका स्किप हो जाएगा।
आप सीधा एंट्री लेते हो बी फार्म में सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर, देन उसके बाद आप थर्ड ईयर पहुंचते हो, देन फोर्थ ईयर पहुंचते हो, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो स्किप हो जाता है बेटा फर्स्ट ईयर यहाँ पे। सेम इसी तरीके से फार्म डी का बच्चा अगर जाना चाह रहा है तो उसमें भी आपका फर्स्ट ईयर स्किप करके आप आगे लेटरल एंट्री लेके बढ़ सकते हो। तो दोनों आपको एजुकेशनल ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है बेटा, इस तरीके से आप अपने इस प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हो। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूं कि ऑप्शंस काफी सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन से ऑप्शन को चूज करते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ईच एंड एवरी डिटेल्स बेटा आप सभी के ऊपर है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अपने स्किल्स पे थोड़ा सा काम करो। अगर आपको लग रहा है कि हमें प्रोफेशन में इनमें अगर एक्सप्लोर करना है तो अपने स्किल्स पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हो बच्चों, बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, ट्रेनिंग कीजिए इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर। तो इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाएगा, आप स्किल्ड होते चले जाओगे, और स्किल्ड पर्सनस की नाउ-अ-डेज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अगर आपकी अच्छी है बेटा, आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके जॉब्स के लिए और आपके बिजनेस के लिए भी। तो बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन का ही खेल है बच्चों, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बेच पा रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द डिटेल्स अबाउट डी फार्मा। तो आप सभी का स्वागत है वंस अगेन हमारे डी फार्मा के चैनल पे, और हमारे पीडब्ल्यू के पूरे परिवार का तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, मोस्ट वेलकम पीडब्ल्यू डी फार्म के चैनल पे।